जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अंश 5G एकेडमी में। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा ही होगा कि यह जो हमारी वीडियो है यह विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का पार्ट सेकंड है। हमने अगर आप लोगों ने अब अभी तक हमारा पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है, पार्ट 1 नहीं देखा है, तो डिस्क्रिप्शन में हम उसकी लिंक दे रहे हैं। आप लोग सबसे पहले पार्ट फर्स्ट को देखिए, तभी आपको पार्ट सेकंड की सारी बातें समझ में आएंगी। वरना जो मेरे थंबनेल में लिखा है कि आपको अगर यहाँ समझ में नहीं आ रहा है तो कहीं समझ में नहीं आएगा, तो उसका विपरीत हो जाएगा, आपको यह वीडियो समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले आप पार्ट फर्स्ट को देखिए, फिर आप पार्ट सेकंड में आइए, तभी आपको यह वीडियो समझ में आएगी। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन का बेल आइकन भी दबा लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आइए अब हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को, जो कि है हमारा पार्ट सेकंड में विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। हमने अपने पहले पार्ट में क्या क्या पढ़ा, चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, विद्युत चुंबक क्या होता है और इत्यादि। मतलब इतनी टॉपिक्स हमने पिछली वीडियो में कवर की। और जैसे विद्युत चुंबकत्व क्या होता है, और अब हमें पिछले टॉपिक्स के बारे में थोड़ा याद नहीं है, लेकिन आप लोग पिछले वीडियो को वॉच करिए, वहां पर लोगों को पता चल जाएगा। हमने उतनी टॉपिक्स वहां पर कवर की। और हमारे जो आगे के टॉपिक्स हैं वो मैक्सवेल का कार्क या स्क्रू नियम, मींस इस चैप्टर में हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो मैक्सवेल का कार्क या स्क्रू नियम से शुरू करने वाले हैं। तो हमारे मैक्सवेल भी फिजिक्स की दुनिया में एक वैज्ञानिक हुआ करते थे, साइंटिस्ट हुआ करते थे। इन्होंने एक स्क्रू पर एक परीक्षण किया और उसमें क्या इन्होंने कहा कि यदि हम स्क्रू को लें और उसको यदि हम क्लॉकवाइज यानी कि इस दिशा में घुमाते हैं तो स्क्रू हमारा अंदर की ओर बढ़ता है, और अगर हम इस दिशा में घुमाते हैं तो स्क्रू हमारा बाहर की ओर निकलता है। स्क्रू तो आप लोग जानते ही होंगे, पेच, जिसको हम अपने गांव की भाषा में पेच बोलते हैं। तो जो हमारा ये नोक होती है ये आगे अथवा पीछे को बढ़ती है, तो ये हमारी नोक विद्युत धारा की दिशा को बताती है। और जो हमारा स्क्रू को घुमाने की दिशा है, यानी कि यदि हम क्लॉकवाइज घुमाएं और या एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं, तो ये हमारा यदि स्क्रू हुआ, ये स्क्रू का अगर नोक हुआ तो ये क्लॉकवाइज अगर घूमा इस प्रकार से या एंटी क्लॉकवाइज घूमा, तो एक चुंबकीय बल रेखाओं का इसने निर्माण किया। मीन्स ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। घूमने का जो ये प्रोसेस होता है यह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को डिनोट करता है। यही हमारे मैक्सवेल का कार्क या स्क्रू नियम था। तो साथियों, अब जो हमारा इस चैप्टर का अगला टॉपिक है वह धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। मीन्स धारावाही चालक, मीन्स किसी तार में जब विद्युत धारा बह रही हो तो उसे हम धारावाही प्रणालिका कहते थे। तो धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। और इसी को हम बायो-सेवर्ट का नियम कहते हैं। अभी हमारा बायो-सेवर्ट का नियम क्या है उसके बारे में बात करते हैं। यानी कि धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के विषय में बायो-सेवर्ट ने एक नियम प्रतिपादित किया। बायो-सेवर्ट भी फिजिक्स के वैज्ञानिक हुआ करते थे। उनके नियम के अनुसार एकांक लंबाई, मीन्स अगर किसी चालक तार की लंबाई को डेल्टा एल मान लिया जाए, मतलब छोटी लंबाई द्वारा चालक तार द्वारा उत्पन्न किसी बिंदु पर, मीन्स किसी बिंदु पर P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हमें व्यंजक प्राप्त करना है। अब चूंकि यह छोटा सा चालक तार है इसीलिए इसकी लंबाई डेल्टा एल मान लेते हैं। यहाँ A से B तक की लंबाई को हम डेल्टा एल मान लेते हैं। और हमें बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता सपोज कीजिए ज्ञात करनी है कि किस प्रकार से होगी। अब चूंकि चालक तार से बिंदु P की जो है चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वह थीटा कोण बना रही है। हमारी धारा की दिशा I चालक तार की दिशा में हो जाएगी, बिंदु ये O हो जाएगा। तो बायो-सेवर्ट ने क्या नियम प्रतिपादित किया कि जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, B जो होती है, चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो चालक तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होती है। मीन्स डेल्टा एल के यह अनुक्रमानुपाती होती है। और क्या होती है, धारा के भी यह अनुक्रमानुपाती होगी। मीन्स B अनुक्रमानुपाती I हो जाएगा। और क्या होगा, यह जो थीटा कोण बना रहा है इसकी ज्या के भी अनुक्रमानुपाती हो जाएगा। मीन्स B अनुक्रमानुपाती हो जाएगा साइन थीटा के।
और चुंबकीय जो ये भी हमारा है ही, और जो यह इनके बीच की दूरी है मीन्स चालक तार और जिस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है हमारे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मीन्स बी व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। ये हमारी हो जाएगी। बायो-सेवर्ट ने भी यही नियम प्रतिपादित किया। और अगर हम इसको संयुक्त रूप से लिख लें तो हमारा क्या निकल कर आ रहा है, बी जो होगी अनुक्रमानुपाती होगी I डेल्टा L साइन थीटा अपान r²। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यदि हम अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो हमारा वहां पर कोई नियतांक लग जाता है, और यहाँ पर जो हमारा नियतांक लगने वाला है वह है b = μ0/4 पाई I डेल्टा L साइन थीटा अपान r²। यही हमारी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है इस बिंदु पर, और यही हमारे बायो-सेवर्ट का नियम है। फिर एक बार दोहराते हैं। बायो-सेवर्ट ने क्या कहा कि एकांक किसी छोटे अल्प लंबाई चालक तार द्वारा किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वह चालक तार के लंबाई के अनुक्रमानुपाती, बहने वाली विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती तथा चालक तार तथा उस बिंदु पर उत्पन्न उस बिंदु द्वारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच बने कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती तथा चालक तार और बिंदु के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यही हमारा बायो-सेवर्ट का नियम था और हमने ये बात की। अब हमारा यहाँ पर μ0 क्या है, μ0 हमारा निर्वात में, आप लोग निर्वात के बारे में जानते हैं, निर्वात की चुंबकशीलता है। मतलब निर्वात में हमारा चुंबक कितना ज्यादा प्रभावी होता है, कितना काम करता है, वही है μ0। अब μ0/4 पाई का जो वैल्यू होता है, μ0/4 पाई का मान जो होता है वह होता है μ0/4 पाई का मान जो होगा वो 4 पाई मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻7 वह न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होगी। न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर मीन्स न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होगा इसका मात्रक। और जो ये फार्मूला हमारा निकल कर आया, इस फार्मूले को लाप्लास सूत्र मीन्स लाप्लास फार्मूला भी कहा जाता है। लाप्लास इस प्रकार से लिखा जाएगा, लाप्लास। इस सूत्र को हम लाप्लास फार्मूला भी कहते हैं। तो आप लोग जान गए लाप्लास फार्मूला क्या होता है। हमारा जो इस चैप्टर का अगला टॉपिक है वह है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के अनुप्रयोग। मतलब विद्युत धारा का चुंबकीय जो प्रभाव होता है उसका हम प्रयोग किस प्रकार से करते हैं, मतलब विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का हम अपने दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, हम किस प्रकार से उसका उपयोग कर सकते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं। इसका एक जीता जागता उदाहरण जो है वह है विद्युत मोटर। आप लोगों ने देखा होगा विद्युत मोटर क्या होता है। विद्युत मोटर किस प्रकार से हमारा कार्य करता है। जो हमारे घर में टुल्लू वगैरह लगे होते हैं जिससे हम पानी निकालते हैं, जो हमारे चक्कियों को चलाने के लिए विद्युत मोटर का प्रयोग किया जाता है, वगैरह वगैरह, मतलब विद्युत मोटर। अब विद्युत मोटर है क्या। विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसा बनावट है, एक ऐसा यंत्र है जिसकी मदद से हम विद्युत धारा को, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। मीन्स विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से हम विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं। तो आइए हम देखते हैं इसको किस प्रकार से करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि यदि हम तांबे के तार में, यदि हम तांबे के धातु में, तांबे के पदार्थ में, कोई हमारा तांबे का पदार्थ हो गया इस प्रकार से, तांबे का पदार्थ हो गया, और अगर हम इसमें बहुत मात्रा में तार लपेट दें जिसमें हम विद्युत धारा का प्रवाह करें, इस प्रकार से अगर हम इसमें तार लपेट दें तो चूंकि यह चुंबक की भांति व्यवहार करने लगेगा। हमने अभी पढ़ा कि अगर हम तार लपेट कर विद्युत धारा प्रवाहित करें तो यह चुंबक की भांति व्यवहार करने लगता है। सेम कंडीशन अगर हम इस प्रकार से भी इधर करें, ये इस प्रकार से कहीं हो जाए, और इसमें भी हम तार लपेट दें और इसमें भी विद्युत धारा हम प्रवाहित कर दें तो यह भी चुंबक की भांति व्यवहार करने लगेगा।
अब अगर हम इसके बीच में इस प्रकार से कुछ लगाकर और इसके बीच में ऐसे डंडे लगाकर ये कुंडली लगा दे जो घूमने के लिए स्वतंत्र हो, इसके बीच में अगर लगा दे यहाँ पर कहीं इस प्रकार से, अगर हम कुंडली लगा दें जो घूमने के लिए स्वतंत्र हो, जिसको इस प्रकार उस पार और इस पार दो इस प्रकार से यहाँ पर कुंडली लगाकर इस प्रकार से घूमने के लिए स्वतंत्र कर दें, तो चूंकि ये चुंबक की भांति व्यवहार करेगा, तो यह क्या करेगा, यह कुंडली को अपनी ओर खींचेगा इस प्रकार से, और यह अपनी ओर खींचेगा, मीन्स यह अपनी ओर इधर को खींचेगा कुंडली को, और यह वाला जो हिस्सा होगा यह अपनी ओर इधर को खींचेगा कुंडली को। तो हमारी जो कुंडली होगी चूंकि घूमने के लिए वह स्वतंत्र है, तो गनगनाहट ऐसे घूमने लगेगी, ऐसे इस प्रकार से घूमने लगेगी, तो हमारी कुंडली ऐसे से घूमने लगेगी। अब जितनी ज्यादा मात्रा में तार हम लपेटेंगे, लपेटों की संख्या यदि ज्यादा होती है तो उसमें विद्युत धारा ज्यादा होती है, तो उससे चुंबक की क्षेत्र की तीव्रता भी बढ़ जाती है। चूंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे तो विद्युत क्षेत्र की चुंबक क्षेत्र की तीव्रता भी बढ़ जाएगी। तो हमारे जितनी मात्रा में इसकी लपेटों की संख्या देंगे उतनी ही तीव्र गति से यह इसको घुमाएगा, कुंडली को घुमाएगा, और जितनी ज्यादा वोल्टेज देंगे, जितना ज्यादा वोल्टेज देंगे उतनी तीव्र गति से यह कुंडली को घुमाएगा। तो जब कुंडली हमारी घूमने के लिए स्वतंत्र हो गई तो हमारी कुंडली घूमना शुरू कर देती है, और इसी आधार पर हमारा विद्युत मोटर जो है कार्य करता है। क्योंकि जब कुंडली घूमने लगी तो हम यहाँ से इसकी मदद से पानी भी निकाल सकते हैं, चक्कियों को भी चला सकते हैं इत्यादि। तो हमारा विद्युत मोटर किस आधार पर कार्य करता है, इस आधार पर। इस प्रकार से हमारा विद्युत मोटर की जो कुंडली घूमने लगती है वह यही कारण है कि विद्युत जैसे हम स्विच ऑन कर देते हैं और हमारी कुंडली जो है घूमने लगती है, क्योंकि वहां पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। क्योंकि यह पास है, यह कुंडली को इधर खींचने का प्रयास करेगा अपनी ओर, और यह कुंडली को अपनी ओर खींचने का प्रयास करेगा। तो जब इस प्रकार से यह खींचेगा तो चूंकि अब ये उधर को खींचेगा, इधर को खींचेगा, तो हमेशा यही बल लगता चला जाएगा, कुंडली घूमना शुरू हो जाएगी। तो इसी बेस पर हमारा विद्युत मोटर कार्य करता है। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं। अब चूंकि विद्युत मोटर में आप बहुत किस प्रकार कार्य विधि है, इसकी बनावट क्या है वगैरह वगैरह, तो आप लोग इसको बुक से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन किस प्रकार से कार्य करता है यह हमने आपको बता दिया। बाकी चीजें आप बुक से पढ़ लीजिए। ऐसा कि हमारा जो इस चैप्टर का अगला टॉपिक है वह है चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल। मीन्स यदि हमारे चुंबकीय क्षेत्र में जो हमारा गतिमान आवेश होता है, जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, उस पर कितना बल आरोपित होता है, उसके लिए व्यंजक अब हम प्राप्त करने वाले हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा चुंबकीय बल होता है F = वो होता है B क्रॉस B I और L साइन थीटा के बराबर होता है। और अब हम विद्युत धारा की परिभाषा से जानते हैं, क्योंकि विद्युत धारा की हमारी परिभाषा क्या होती है, विद्युत धारा की परिभाषा I जो होती है वो आवेश प्रवाह की दर होती है, मीन्स Q/T होती है। यदि हम I को मल्टीप्लाई करा दे L से तो हमारा क्या हो जाएगा, Q × L/T हो जाएगा। क्योंकि यहाँ भी L से मल्टीप्लाई हो जाएगा, Q को हमने आगे लिख लिया, Q × L/T हो जा रहा है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, I.L के स्थान पर, मीन्स IL के स्थान पर Q L × T हो जाएगा। तो F जो हमारा निकल कर आया वो B × Q, और अब हमारा जो L/T यहाँ पर है वो क्या है आप लोग समझिएगा। जो T है हमारा वो है क्या, ये आप लोग समझिएगा। क्योंकि L हमारा लंबाई हो जा रहा है, T हमारा दूरी हो जा रहा है। तो जब आवेश कोई दूरी तय करेगा, मीन्स जब आवेश हमारा एक निश्चित दूरी L दूरी तय कर रहा है, तो जब कोई दूरी तय कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, मीन्स विस्थापन बोलते हैं। तो L हमारा यहाँ पर विस्थापन हो जाएगा, और विस्थापन की समय दर को हम वेग कहते हैं, मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, और वेलोसिटी को हम B से डिनोट करते हैं, वेग। मतलब विस्थापन की समय दर को हम वेग कहते हैं। तो यहाँ L हमारा विस्थापन, चूंकि हमारा जो आवेश है वो L लंबाई तय कर रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर। तो L हमारा विस्थापन, T हमारा समय, और विस्थापन और समय के अनुपात को हम वेग कहते हैं। तो हमारा Q और L/T हो जाएगा B। तो QB साइन थीटा यहाँ पर हो जा रहा है। तो हमारा बल क्या निकल कर आया, बल = हो जाएगा QBB साइन थीटा। बल हमारा QBB साइन थीटा से हम याद रखेंगे कि किसी विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला जो बल होगा
वह क्यू बी भी साइन थीटा के बराबर होता है। तो यही हमारा व्यंजक जो होगा वह किसी गतिमान आवेश पर लगने वाले बल का व्यंजक होगा, और इस बल को हम लॉरेंज बल कहते हैं। इस बल को हम क्या कहेंगे? लॉरेंज बल कहेंगे। अब हम बात कर लेते हैं, हमने मात्रक छोड़ दिया यहाँ पर। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है वो भी हम यहीं से डिफाइन कर ले रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र के कितने मात्रक हो रहे हैं। तो चूंकि हम जानते हैं ये साइन थीटा हमारा साइन 90 डिग्री हो जाए तो साइन 90 का मान जो होता है वह 1 हो जाता है, मीन्स साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा बचेगा क्या? F इज इक्वल टू B क्रॉस I और L, यही तो बचेगा। तो B को हम रोक ले रहे हैं, हमारा वही रह जाएगा और ये हो जाएगा F अपान I क्रॉस L। अब चूंकि B का जो मात्रक होगा वो F का मात्रक और I L के मात्रक के बराबर होगा। F हमारा बल है और बल का मात्रक हम जानते हैं न्यूटन होता है। बल का मात्रक न्यूटन और धारा यानी कि I का मात्रक एम्पियर। धारा I का मात्रक होता है एम्पियर और लंबाई L का मात्रक होता है मीटर। तो हमारा क्या निकल कर आया? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक निकल कर आया वो न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर निकल कर आया। मतलब न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर इसका एक मात्रक यह निकल कर आया, तथा इसका जो दूसरा मात्रक होता है वह एक मात्रक इसका यह भी होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। इसका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एक मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है और इसका एक मात्रक टेस्ला भी होता है। तो हमने कई मात्रकों के बारे में इसके बारे में चर्चा की और यह हमारा लगभग इस चैप्टर का अंतिम टॉपिक था। अब हम पढ़ने वाले हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, जो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे कि हमारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। तो हमारी जो अगली बात होगी वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में होगी। ये हमारा इस चैप्टर का अंतिम टॉपिक था। अगर आपको न्यूमेरिकल से किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और या फिर आप न्यूमेरिकल का फोटो खींचिए और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कीजिए, आपको आपके न्यूमेरिकल का सोल्यूशन हमारी ओर से अवश्य दिया जाएगा। तो अगर आप हमारी आगे की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप बने रहिए अंश 5G एकेडमी के साथ। धन्यवाद।